अमेरिकन सॉफ्टवेयर है और इसमें आपके पास जो डिफ़ॉल्ट्स यूज़ हुए हैं या जो इसमें उन्होंने फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सब आपकी यूएस बेस्ड है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को फोकस नहीं रखा कि पाकिस्तान में क्या-क्या होता है या पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपके पास एक उन्होंने जनरल सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि यूएस के हिसाब से पूरा टोटली कंपैटिबल है, बट पाकिस्तान के हिसाब से माइट भी पॉसिबल कुछ चीज़ें उसके अंदर हों, कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हों, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं। अच्छा, क्विक बुक मेरे पास जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये है क्विक बुक प्रीमियर 2013 का वर्जन। इसका 13 के बाद एक अपडेटेड वर्जन आया था 2016 का, जिसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई थी। वो सिर्फ आपके पास ये था कि ऑनलाइन आपके क्लाउड के ऊपर जो है वो आपका डाटा सेव कर सकता है। और ये वाला जो वर्जन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्लाउड बेस्ड नहीं है, ठीक है। ऑल दो हम लोग वैसे भी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे होते, तो इस वजह से हमें उसकी ज़रूरत है भी नहीं ऑनलाइन वगैरह की। हम लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ईआरपी के अंदर काम किस तरह से होता है, ठीक है। मैं बात सिर्फ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की नहीं कर रहा, या सिर्फ पेज की नहीं कर रहा, या सिर्फ टैली की नहीं कर रहा। ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपके जितने भी ईआरपीज़ हैं, उन सारे ईआरपीज़ की जो लॉजिक्स हैं, वो सब सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पढ़ा रहा था, और उसके बाद जब मैंने जाके अपने ऑफिस में ज्वाइन किया तो उनके पास एक कस्टमाइज ईआरपी चला था अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, उनका एक अपना बना हुआ था सॉफ्टवेयर, तो वो यूज़ हो रहा था वहाँ पे। लेकिन वहाँ भी जो चीज़ आपके पास, जो कॉन्सेप्ट के क्विक बुक के थे, या जो कॉन्सेप्ट आपके पास पीच ट्री के थे या टैली के थे, वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे थे, ठीक है। बस उसके अंदर ये था कि वो हाई लेवल का ईआरपी था, तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आपके पास चेंज हुई भी थी। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है 2013 वाला वर्जन, ये आप लोग इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, तो आपके पास कुछ दिन चलेगा, उसके बाद वो एरर देना शुरू कर देगा। तो उस एरर का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन वो जो है वो सॉफ्टवेयर आपका चलता रहेगा। अगर मैं भी क्विक बुक ओपन करता हूँ तो मैंने वो वाली एक रजिस्ट्री की फ़ाइल होती है जो ऑटोमेटिकली आपके पास बन के आ जाती है, तो वो वाली फ़ाइल मैं इसमें से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्विक बुक नहीं चला तो। अच्छा जी, मेरे पास भी एरर आ रहा था रजिस्ट्रेशन का, लेकिन मुझे वो कह रहा है कि आपके पास 25 डेज़ जो है वो रिमेनिंग है। ऑल्दो ये मेरा बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैंने किया क्या था, मैंने इस सॉफ्टवेयर में आपके पास एक लोकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोग अपने पास जो है वो यूज़ कर लिएगा। उसमें से रजिस्ट्री की फ़ाइल आप निकालेंगे तो बार-बार आपको 30 डेज़ की जो है वो रजिस्ट्रेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रोग्राम डाटा। सी ड्राइव के अंदर हिडन फ़ोल्डर होता है ये वाला प्रोग्राम डाटा। उसमें एक फ़ोल्डर है इंटुइट। इंटुइट के अंदर एक फ़ोल्डर होगा एंटाइटलमेंट क्लाइंट। इसमें आपके पास होगा एक V8। इसके अंदर आपके पास एक फ़ाइल आ रही होगी ये वाली ECML की। ये आपके क्विक बुक की रजिस्ट्री फ़ाइल है। इस फ़ाइल को रिमूव करने के बाद आप अपने क्विक बुक के पायरेटेड वर्ज़न को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कोई आपको इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी उसको यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ मैं अपने क्विक बुक में यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ। ये बाद में मुझे आफ्टर 25 डेज़ एक्सपायर होगा तो मैं दोबारा जाके वही वाला काम कर दूँगा। फिलहाल मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्विक बुक को जब ओपन किया तो मेरे पास जो प्रीवियस कंपनी इसमें ओपन हुई हुई थी ओमनी मोबाइल्स के नाम से, तो वही कंपनी दोबारा से रीओपन हो गई। तो पहले मैं इस कंपनी को करता हूँ क्लोज़, और मैं दोबारा
यही कंपनी बनाऊंगा इसी तरह की, और उसके अंदर हम लोग एक अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखेंगे कि हम लोग जो इस वक्त बिजनेस हैं वो मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई आपके पास वो है, हम उसका बिजनेस करें, ठीक है। तो मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले, कि मैं अपनी जिसके अंदर अपना डेटाबेस अपनी कंपनी के बारे में डालूंगा। तो इस पे आने के बाद क्रिएट अ कंपनी करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे। एक आपके पास होगा एक्सप्रेस स्टार्ट और एक आपके पास होगा डिटेल्ड स्टार्ट है। तो एक्सप्रेस स्टार्ट का ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे, एडवांस सेटअप का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक्सप्रेस वाला आपके पास आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने सारे काम खुद करो। एडवांस सेटअप वाला आपको पूछता जाएगा हर चीज़ के बारे में कि आप ऑनलाइन सेल करोगे, आपके पास टैक्स कितना लगेगा, आपके पास वो सारी चीज़ें आपके पास जो है ना एक साथ पूछना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं करें, हम लोग एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे और हम ग्रेजुअली अपनी चीज़ जिस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, हम इस चीज़ को आगे मज़ीद डिटेल में उसको देखते जाएंगे, टैक्सेशन वगैरह वो जो भी मामला आगे के होंगे वो सब। सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्रेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक्सप्रेस स्टार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कंपनी का नाम, इंडस्ट्री का नाम, उसके बाद फिर कंपनी टाइप क्या है। सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम बताया, मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ ओमनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और इंडस्ट्री मेरे पास जो है वो अगर, अच्छा ये जो अदर मैंने इंडस्ट्री बताई है इसकी जगह मैं रिटेल भी बता सकता था, ठीक है। लेकिन रिटेल में क्या होता है कि रिटेल अगर मैं बताता तो ये आपको कुछ अकाउंट्स बना के दे देगा जो कि यूएस में कंपलसरी हैं रिटेल बिजनेस को मेंटेन करने, हमारे यहाँ नहीं है वो सारे। इसलिए मैं इसको ये नहीं बोला कि भाई मुझे अकाउंट्स बना के दो, मैं अपने सारे अकाउंट अपनी मर्जी से बना लूँगा। फिलहाल मैं इसको सिर्फ कर रहा हूँ अदर। फिर अगली चीज़ आपके पास आ रही है कंपनी टाइप। टाइप में आपके पास सोल प्रोप्राइटर है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, और ये आपकी अलग अलग कॉर्पोरेशन और नॉन प्रॉफिट एनजीओ। तो इसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर है उसके हिसाब से होगा। टैक्सेशन आईडी वगैरह में भी फिलहाल कोई कंपलसरी भी नहीं है तो मैं इसको दे भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस वाला इसको मैं स्किप कर दूंगा। फिर आपके पास वो पूछेगा जिप कोड और फ़ोन नंबर जो कि कंपलसरी है। कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। मैं जिप कोड कंपलसरी है इसलिए मैं दे रहा हूँ, रैंडमली मैंने डाल दिया। और अगेन फ़ोन नंबर रैंडमली मैंने डाल दिया क्योंकि उसके बगैर ये वाला ऑप्शन आपके पास एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। मैंने रैंडम डाल के, और अगेन कंट्री को यूएस कर दो या चाइना कर दो या जापान कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर ये ZIP क्या है? जिप कोड होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में पोस्टल कोड होता है इसी तरह अब यूएस के में जिप कोड यूज़ होता है। एरिया का होता है ना, वो एरिया का पोस्टल कोड होता है। सर ये जरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो SSN नंबर जो है ये 2006 वर्जन में ये कंपलसरी होता है, तो इसमें हम किस तरह एंट्री करेंगे? रैंडम डाल दो। ये 2006 में, मतलब इक्विपमेंट मेरे पास है 2006, तो उसमें SSN नंबर जो है वो सेल टैक्स नंबर जो होता है वो लाजमी देना पड़ता है, उसके बगैर वो इंटर नहीं होता। अच्छा 2006 का वर्जन वैसे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो यूज़ करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो होते भी नहीं हैं, और उसका जो सर मेरे पास ग्राफिकल है अपना, ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी उसमें। अच्छा चलो तो 2013 का वर्जन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। रजिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन आपकी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वही पायरेटेड वर्जन चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये पहली स्क्रीन जो आपके सामने अपीयर हुई है इसमें वो आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, बैंक अकाउंट ऐड करो, अपने कस्टमर ऐड करो, अपने सप्लायर्स ऐड करो, और उसके बाद अपनी इन्वेंट्रीज और प्रोडक्ट जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो ऐड करो। कर लेंगे सब कुछ, बहरहाल अभी मैं यहाँ से नहीं कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, स्टार्ट वर्किंग करने के बाद ये आपके पास आ गई क्विक बुक की होम स्क्रीन, ठीक है। ऑल्दो ये ईआरपी नहीं है, ये कोई उस तरह का ईआरपी नहीं है कि आप जिस तरह आपके पास सैप है या ओरेकल है, तो वो आपके पास एक डिफरेंट लेवल है ईआरपी का।
ये आपके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और इसमें आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की अगर हम देखेंगे, फिर पाकिस्तान में अगर आप फॉर एग्जांपल एक टीवी पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर कितनी ड्यूटी है, फिर उसके बाद आपके पास दूसरे एक्सपेंसेस उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, तो वो इतनी सारी डिटेल्स होती हैं। हम क्विक बुक में ये सारी डिटेल्स लाके नहीं ऐड कर सकते, हमें क्विक बुक जैसा है ऐसे ही यूज़ करना है। ये आपका एक रिटेल बिजनेस में इस्तेमाल होगा और रिटेल वाली ही ट्रांजैक्शंस को कैटर करता है, ठीक है। यानी कि एक दुकान है ओमनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उस इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आपके पास टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास साउंड सिस्टम है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास उनकी सेलिंग और उनकी बाइंग वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास कोई अकाउंट ऐड नहीं हुआ, 3 अकाउंट से आपको लाजमी बना के देता है बाय डिफ़ॉल्ट, पेरोल का, ओपनिंग इक्विटी का, ड्राइंग का, ओनर्स इक्विटी का और पेरोल एक्सपेंस का, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ पेरोल के हवाले से। पेरोल का फीचर पूरा का पूरा क्विक बुक में अवेलेबल नहीं है अनटिल अनलेस आप इसको पूरा रजिस्टर ना करें, ठीक है। ये टर्न ऑन पेरोल आ रहा है, मैं जैसे ही टर्न ऑन पेरोल करूँगा ये आपके पास आपको ले जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे कि पूरा रजिस्टर करवाओ सॉफ्टवेयर, फिर आपको ये मिलेगा। तो क्विक बुक में से हम लोग पेरोल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सेल्स, परचेज और असेंबली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स हर ईआरपी में, हर बिजनेस में मैनुअल अकाउंटिंग है या आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, हर चीज़ में आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अकाउंट्स होंगे तो उनमें ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की थी, माइट बी पॉसिबल इन इंटर या कॉमर्स या बीबीए या एमबीए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो दिया गया था वो होगा टी अकाउंट्स का, ठीक है। टी अकाउंट्स क्या होते हैं, जो आपके टी की शेप में होते हैं वो अकाउंट्स होते हैं, उनमें ट्रांजैक्शन होती है, एक साइड डेबिट की होती है, एक साइड क्रेडिट की होती है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो कैश और एसेट, कैश या एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट पे लेजर। रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम आपके पास जब भी इंक्रीज होती है तो वो कैपिटल डेबिट, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल पहली अकाउंटिंग की क्लास में जो चीज़ें सुनी थी ये वही सब कुछ यहाँ पे आपके पास अप्लाई होगा। तो पहला काम क्या होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना। जब तक आप अकाउंट्स नहीं बनाएंगे आप उसकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के, अपने बिजनेस के कुछ अकाउंट्स ऐड करूँगा। अकाउंट ऐड करने के लिए एक रास्ता राइट क्लिक करके न्यू करवा लो, या एक रास्ता अकाउंट में यहाँ पे जाके न्यू करवा लो, या तीसरा ऑप्शन कंट्रोल एन करो, न्यू हो जाएगा। अच्छा, न्यू में आने के बाद सबसे पहले आपको जो ये मेन 5 हेड्स आपके सामने दिखा रहा है, 6 हेड्स आपको दिखा रहा है, आप इनमें से कोई सा भी लेके नेक्स्ट कर दो, बाद में आप इसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास हेड्स आ रहे हैं, आप इसमें से इनकम, एक्सपेंस, फिक्स एसेट कुछ भी ले लो, कंटिन्यू करवाओ, और बाद में यहाँ से वो आपके पास चेंज हो जाएगा, सही। तो मैं सबसे पहले अपने बिजनेस में बैंक को ऐड करवाऊंगा। जिस तरह मैंने अभी बताया कि मैं यहाँ पे जो क्विक बुक सॉफ्टवेयर है ये आपका फोकस करता है यूएस की जो यूएस बेस्ड जो आपके पास बिजनेस होते हैं उनको। एक सेकंड, मैं ज़रा वीडियो चेक कर लूँ। ओके, क्विक बुक में आपके पास यहाँ पे मैंने जब भी यही बात बता रहा था कि ये आपके पास जो है वो यूएस के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो यूएस में कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास कैश में नहीं होती, ठीक है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन।
पॉइंट ऑफ सेल पे ट्रांजैक्शन आपके पास कैश पे होती है, वरना आपकी बाकी सारी जो ट्रांजैक्शन है ये सब आपके पास बैंक में होती है। तो इसने मुझे कोई अलग से कैश का हेड नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसको पाकिस्तान में यूज़ करूँगा तो मैं इसमें बैंक को भी बैंक ही कंसीडर करूँगा और मैं कैश को भी बैंक ही कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास एक बैंक का मैंने यहाँ पे ऐड किया अकाउंट। फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम रखा HBL, और HBL का मैंने ओपनिंग बैलेंस बताया। मैंने कहा जब मैंने बिज़नेस शुरू किया HBL में तो इसका ओपनिंग बैलेंस था 5 मिलियन का। ठीक है, 5 मिलियन के ओपनिंग बैलेंसेस मैंने डाल दिए। अच्छा, एज ऑफ इस महीने की पहली डेट ले लेता हूँ, जून 1 से 5 मिलियन मेरे पास HBL में पड़ा हुआ था, सेव एंड न्यू। दूसरा मेरे पास एक कैश इन हैंड का भी अकाउंट था, और कैश भी मेरे पास 5 मिलियन पड़ा हुआ था, और ये भी एज एट जून 1 था। उसके बाद सेव एंड न्यू, दो बैंक्स, एक बैंक और एक कैश मैंने ऐड कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल ऐड कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में कोई डिटेल नहीं डालनी, सिर्फ एक अकाउंट रिसीवेबल का हेड डाल देंगे। इसी तरह अकाउंट्स पेबल में ये स्लैश भी डालेंगे, ऑल दो ये खुद ही बना देता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए भी इसके अंदर खुद से ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम करंट एसेट्स में, इस सप्लाईज। ठीक है, इसको करवा देते हैं हम सेव। ऑफिस सप्लाईज के अलावा मैं कुछ अपने फिक्स एसेट डाल देता हूँ, ऑफिस फर्नीचर। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ और एक्सपेंसेस में जाते हैं। एक्सपेंसेस में मेरे पास रेंट एक्सपेंस है, बिल एक्सपेंस डाल देते हैं, और रॉ मटेरियल, ट्रैवल एक्सपेंस डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सपेंसेस डाल दिए इस पे। अच्छा, फिर मैं जा रहा हूँ इनकम में, सेल होंगे, सेल नोकिया। ठीक, यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बिजनेस को ना मोबाइल में ही डील करूँगा। ठीक है, मैं और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जा रहा। अच्छा, सेल नोकिया ले लिया मैंने। उसके बाद एक मैंने अकाउंट बना दिया सेल सैमसंग, एक अकाउंट बना दिया मैंने सेल एप्पल। इसके बाद ये 3 आइटम जो मैंने सेल के बनाए हैं वही 3 आइटम मेरे पास बाय भी होंगे। परचेज नोकिया, परचेज सैमसंग, और परचेज एप्पल। इनको रिकॉर्ड करना है, और प्लस साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, परचेज डिस्काउंट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सारे अकाउंट आपके पास शुरू में ही बना लो, जब बाद में आगे ज़रूरत पड़ेगी तब भी हम ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह एक आपके आ गया सेल्स डिस्काउंट। अच्छा, ये मैंने अपने कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐड कर लिए। 5 मिलियन कैश पड़ा हुआ था, 5 मिलियन बैंक में पड़ा हुआ था, और टोटल ओपनिंग एसेट्स जो मेरे पास थे वो आपके बन जाएंगे टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ रहा है ओपनिंग इक्विटी, ये बेसिकली आपका कैपिटल अकाउंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को आई होप याद होगी, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो उस इक्वेशन के अंडर में अगर हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 10 मिलियन के हैं, तो आपकी लायबिलिटीज़ 0 हैं, तो आपके जो आपके एसेट्स हैं वही आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग इक्विटी जो है वो आपकी इस तरह से अप्लाई होगी। कोई न्यू बिजनेस है, उसने लोन लिया हुआ है, तो जो उसका करंट लोन का पीरियड होगा वो आपकी लायबिलिटी भी बन जाएगी, तो फिर वो आपकी लोन लायबिलिटी के साथ उसको फिर वो अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर पे अभी हम इतना ज़्यादा लोन वोन के ऊपर नहीं जा रहे, जस्ट हमारे पास ये कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जिसके अंदर हम लोग आगे पूरा एक नॉर्मल जो बिजनेस है उसकी ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास बन गई चार्ट ऑफ अकाउंट,
बगैर चार्ट ऑफ अकाउंट के कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब मैं जा रहा हूँ कस्टमर्स। कस्टमर्स का ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास दिया हुआ है, कंपनी में भी आएगा, यहाँ पे भी आपके पास कस्टमर का दिया हुआ है, कहीं से भी ओपन कर लो एक ही चीज़ खुलनी है आपके पास। तो ये मेरे पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी तो कोई कस्टमर नहीं है, पहले मैं एक नया कस्टमर ऐड करवाऊँगा। मैंने एक कस्टमर डाला, उसका नाम है जवाद मोबाइल्स करके। अच्छा, अब बाकी की डिटेल्स आप पढ़ लो एक दफ़ा। यहाँ पे देखो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैं आपको समझाऊँ। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, सीसी और ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। इसका ये जस्ट एक डाटा है, इसका कोई अकाउंट से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आ रही होगी, पहले आपके पास वो आपका बैंक अकाउंट नंबर पे जो आपका IBN है या व्हाटएवर, जिसके थ्रू भी अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो आपके पास अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये डेटाबेस है, सही। और उसके बाद आपके पास है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स आपके पास होती हैं कि आपको विद इन 10 डेज पेमेंट पे 2% डिस्काउंट मिलेगा। 30 डेज से पहले पहले पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये होता है कि भाई बिजनेस को वो दिया जाता है, एक इंसेंटिव देते हैं कि जिससे कोशिश करे कि वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दे। तो ये आपके पास 2-3 आपके पास यहाँ पे अलग अलग वो बनी हुई हैं। अगर आप अपनी बनाना चाहें तो आप अपनी भी बना सकते हैं, ऐड न्यू करके कि आपने एक जवाद मोबाइल के लिए जो है वो अपने एक नाम दे दिया, जेम इसका नाम। और उसके बाद कितने उसको नेट डेज अलाउ करने हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट और डिस्काउंट कितने दिन में देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो मैं अपनी नहीं बना रहा, जो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है मैं वही वाली यूज़ कर लेता हूँ। 2% टाइम नेट 30 डेज। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दें, सेल्स टैक्स इग्नोर कर दें। अभी अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप अपने कस्टमर का टैक्स कोड और वो टैक्स आइटम और जो भी उसकी चीज़ें हैं, NTA नंबर वगैरह, वो सभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एडिशनल में आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कस्टमर के बारे में जो कि आपको हो सकता है ऊपर ना मिली हों, लेकिन आपको फिर भी रिकॉर्ड करनी है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी फील्ड जो है जो आपको चाहिए वो आप डिफाइन करके उस कस्टमर के बारे में वो डाटा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक कस्टमर बन गया। उसके बाद मैंने इसको किया ओके, ये आपकी लिस्ट में ऐड हो गया, जवाब मोबाइल। इसी तरह एक और कस्टमर मैंने ऐड किया, उसका नाम है फॉर एग्जांपल ज़ीशान मोबाइल्स। और उसके बाद पेमेंट में जाके मैंने सिर्फ इसको 2 नेट 30 डेज़ बता दिया और बाकी की चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने दोबारा से एक नया कस्टमर ऐड किया और फिर मैंने एक बता दिया इसमें अली मोबाइल्स। और इसमें आपके पास यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में इसको भी टर्म्स एंड कंडीशन वही वाली मैंने ऑफर कर दी। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये मेरे पास बन गए 3 कस्टमर्स। जो बातें मैंने अभी कस्टमर में की हैं वही सारी बातें आपकी वेंडर्स में अप्लाई होती हैं। वेंडर आपके सप्लायर्स होते हैं। वेंडर सेंटर में जाओ तो यहाँ पे आपके पास एक नया वेंडर बना लेते हैं। वेंडर है मेरा सप्लायर जिससे मैं ख़रीदूँगा। मैं एक सप्लायर है जिससे नोकिया के फ़ोन्स ख़रीदता हूँ और ये भी मुझे कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करता है, वही वाले नेट 30 डेज़ विद इन 10 डेज़ पेमेंट पे 2% डिस्काउंट, ठीक है। एक सप्लायर मैंने नोकिया ऐड कर दिया। इसी तरह एक सप्लायर मैंने ऐड कर दिया जो कि जिससे मैं सैमसंग की चीज़ें ख़रीदता हूँ, ठीक है। नाम कुछ भी हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैमसंग मैंने बस एक नाम उसको दे दिया ताकि मुझे याद रहे कि भाई सैमसंग के प्रोडक्ट्स मैं इससे बाय करता हूँ। उसके बाद एक और सप्लायर मैंने ऐड कर दिया एप्पल। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इससे बाय करता हूँ, ठीक है। ये 3 मैंने बता दिए कस्टमर्स, 3 सप्लायर्स। और अब मैं बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्री में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितने ऑप्शंस आ रहे हैं इस वक्त वेंडर वाले में, सिर्फ 2, ठीक है। अच्छा, आइटम्स एंड सर्विसेज में गए। यहाँ पे जब मैं नई इन्वेंट्री ऐड करूँगा तो वो आपके पास जो ऑप्शंस देगा ना वो नॉन इन्वेंट्री पार्ट दे रहा है। हालांकि मैं जाहिर सी बात है अगर मैं परचेजेस में डील कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वो इन्वेंट्री है, तो नॉन इन्वेंट्री तो नहीं कह सकते हम उसको। तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन एक्टिवेट करूँगा। कैसे एक्टिवेट होगा वो एक्टिवेट होगा एडिट, प्रेफरेंसेस, आइटम्स इन इन्वेंट्री, कंपनी प्रेफरेंसेस, इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव। ओके ओके। पहले कितने ऑप्शन आ रहे थे, सिर्फ 2। अब कितने आ रहे हैं, 5। आइटम्स एंड सर्विसेज में गए, न्यू इन्वेंट्री बनाई,
यहाँ पे आ गया इन्वेंट्री पार्ट। पहले सिर्फ नॉन इन्वेंट्री आ रहा था, अब इन्वेंट्री भी आ रहा है और एक ये वाला भी नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, पहले मैं इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस और उनकी कॉस्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा पहला आइटम मेरे पास है नोकिया, और नोकिया में जाके मैंने इसको इनेबल किया यूनिट ऑफ मेजर्स को, कि आप नोकिया किस हिसाब से बेचते हैं। तो ऐसी बात है, किलो के हिसाब से तो नहीं बिकेगा नोकिया, क्वांटिटी के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, तो वो उसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, सिंगल यूनिट पर मेजर। उसके बाद नेक्स्ट काउंट, क्वांटिटी वाइज लेंथ या वेट के हिसाब से नहीं बिकता। नेक्स्ट क्या होगा, क्वांटिटी वाइज पेयर या डजन ईच, क्वांटिटी वाइज। उसके बाद फिनिश। ये मैंने एक्टिवेट करवा लिया, ये मुझे सिर्फ एक दफ़ा करवाना है, बाकी सब में ये आता रहेगा, सैमसंग में भी और एप्पल में भी। ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन ऑन परचेज ट्रांजैक्शन के परचेज करवाते हुए जब आप ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री आप परचेज करोगे तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, आपकी मर्जी, जो आप यहाँ लिखोगे वो परचेज ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ सेल आपको क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है सेल के वक्त कि भाई मेरे मोबाइल में कैमरा जो है वो है 25 MP का, और मेरे पास रैम जो है वो 4 GB है, और मेरे पास रोम जो है वो 2 GB है। वट एवर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपने डिस्प्ले करवानी है वो आप यहाँ पे बता दो। उसके बाद कॉस्ट, कितने का बाय करते हैं, 25,000 का मैं बाय करता हूँ, कितने का बेचता हूँ, 25,000 का। सही। अच्छा, अब यहाँ आगे जो अगला सवाल वो आपसे पूछ रहा है COGS अकाउंट के बारे में, कि आप जब ये आइटम अपना बेचोगे तो वो आपके जनरल लेजर में किस अकाउंट में जाके फॉल करना चाहिए। मैंने इसको बता दिया, भाई मैं जब भी ये आइटम बेचूंगा नोकिया का, तो ये इसकी डिटेल कहाँ जानी चाहिए, जब मैं खरीदूंगा, सर परचेज की बात हुई, जब मैं खरीदूंगा तो कहाँ जाना चाहिए, परचेज नोकिया में। और जब मैं बेचूंगा, इनकम जब मैं सेल करूंगा तो वो कहाँ आना चाहिए, सेल्स नोकिया। ठीक है, एक इन्वेंट्री मैंने बताई, उसके बाद मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास सैमसंग का नोट 10। ठीक है, मैं नाम से करूँगा तो मुझे ज़रा बात करने में आसानी रहेगी, तो मैंने सैमसंग नोट 10 बता दिया, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका था यूनिट ऑफ मेजर, तो ईच मुझे दोबारा पूरी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट इसकी मेरे पास जो है वो 200,000 है, और ये मैं बेचता हूँ 250,000 का। जब मैं ये आइटम बाय करूँगा तो ये जाएगा परचेज सैमसंग में, जब मैं आइटम बेचूँगा तो ये जाएगा सेल्स सैमसंग में। उसके बाद मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने दिया एप्पल, एप्पल को कर देते हैं आईफोन 11। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर्स अगेन ईच, कॉस्ट है 210,000, प्राइस है 300,000। जब मैं बाय करूँगा तो ये आपका पास रिकॉर्ड मेंटेन करेगा परचेज एप्पल, और जब मैं सेल करूँगा तो ये फॉल करेगा सेल्स एप्पल में। उसके बाद मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट, उसके बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। ये मेरे पास 3 इन्वेंट्रीज ऐड हो गई, नोकिया, सैमसंग नोट 10 और आईफोन 11। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे आइटम्स बन गए, कस्टमर्स बना लिए, वेंडर्स बना लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनकी कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से। रिपोर्ट्स में आपके पास इस वक्त जो सिचुएशन है जनरल लेजर की, वो ये, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ अपना डेटाबेस अपडेट किया है, कस्टमर, वेंडर और इन्वेंट्रीज का डाटा डाला है। इसमें मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट की नहीं हुई, सिवाय मेरे ओपनिंग बैलेंसेस के। HPL डेबिट, कैश डेबिट, और दोनों आके क्रेडिट आपके पास होगा आपके कैपिटल अकाउंट में या आपका कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, दैट्स इट। आज की क्लास के लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पार्ट हम यहीं तक रखेंगे। पहले आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, इतना काम करो, फिर उसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको बता दूँगी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जवाद, अली, ईशान। सर ये एक ये तो जो कंफ्यूजन है, ये जो आपने परचेज का अलग किया है, एप्पल का और सेल का अलग किया, इसमें ये
खुद ही करेगा या आपको खुद असाइन करना पड़ेगा? देखो मैं खुद काम ही से असाइन कर रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी से असाइन करूँगा तो आपको अच्छा रिपोर्ट्स में वो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं खुद से असाइन नहीं करूँगा तो रिपोर्ट में सारा का सारा माल आपके पास वो एक चीज़ में लाके ऐड कर देगा। पूरा सैमसंग नोकिया एप्पल 10 लाख 5 लाख 20 लाख जितनी ट्रांजेक्शन हुई सारी कंबाइन करके एक में दिखा देगा। मैंने क्या किया, मैंने समझ सबके लिए अलग अलग अकाउंट बना दिए। मैंने कहा समझ एप्पल बिकेगा तो उसका एप्पल में रिकॉर्ड अपडेट होगा, एप्पल खरीदेंगे तो एप्पल में रिकॉर्ड अपडेट होगा, सैमसंग का सैमसंग में और नोकिया का नोकिया में, सारे अलग अलग करके डिफाइन करके। नहीं करूंगा तो क्विक बुक अगर अपनी तरफ से चलाएगा तो वो सारा का सारा मिला के एक ही में डाल देगा कि भाई 5 करोड़ की आपकी सेल हुई है सबकी मिला के। अब आप खुद ही बैठ के अलग करते रहोगे तब क्या हुआ था। और कुछ सवाल? सर अभी आपने कहा था कि शुरू में बोला आपने कि ये पेरोल वाला अभी हम नहीं जाएंगे इसमें, तो पेरोल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मतलब ऑफिस वगैरह पे पेरोल एम्प्लॉयज पे यूज होता है या कहाँ पे होता है? पेरोल आपके पास होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जो जो डेटाबेस रिकॉर्ड करती है वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। आपके पास डेटाबेस रिकॉर्ड करने की हद तक तो आपके पास पेरोल होता है, बल्कि नहीं होता। तो ये जस्ट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि आप अपना यहाँ पे अगर देखें एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयज़ ऐड हो जाएंगे। आप एम्प्लॉय के बारे में अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। चलो ठीक है। ठीक है तो तो सर फिर ये फर्दर आप आगे ये करवाएंगे? बिल्कुल पेरोल के अलावा पेरोल आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि पेरोल का फीचर ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलो ठीक ठीक है तो मैं आपको सर ये वैसे वीडियो इसकी सेंड करता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग होगी आपके पास? हाँ रिकॉर्डिंग मैंने कर ली हो, मैं आपको देता हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।